ऑलराइट, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एयर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल, मतलब सारे पैरामीटर्स रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। क्या हमें पता है कि जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके कंट्रोल, ठीक है, उसके सारे पैरामीटर्स। सेकंड थिंग, फिर हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड, ठीक है, वो भी तो एक वेस्ट है। एग्रोकेमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। फिर हम शुरू करेंगे कुछ इफेक्ट्स के बारे में, जैसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। ये सारी कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके, शुरू करते हैं मेरे पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले सी, कि हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में पूरा पॉपुलेशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, कितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, हमारी डिमांड्स बढ़ गई है फॉर फूड, फॉर वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द गुड्स, जिसकी वजह से हमने क्या किया हुआ है, हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया है ना। वी इंक्रीज दी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब जिसकी वजह से क्या होने लग गया, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होने लग गया, बिकॉज हम उसकी ओवर कंज्यूमिंग कर रहे हैं, वी आर आउटसोर्सिंग आवरसेल्फ, ठीक है। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें डिप्लीशन होने लग गया है, विच बेसिकली लीड्स टू पॉल्यूशन। सीधा सा डेफिनेशन हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज पॉल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ एयर, वाटर और लैंड। या तो फिजिकल आप चेंज कर रहे हो या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। एंड pollutants are the agents that bring about such undesirable change, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो पिछले चैप्टर में भी हमने कुछ एक्ट्स की बात की थी, यहाँ पे भी एक एक्ट आ जाता है विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कुछ एक्ट तो ऐसे होते हैं जिनके ईयर हमें याद रखने ही पड़ते हैं, ठीक है। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में। इन्वायरमेंट यानी एयर, वाटर, सॉइल। ग्रीनरी, 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 हमें यही चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमने क्या करना शुरू किया, पॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो अब जब पॉल्यूशन की जब हम ये बात करें, एयर पॉल्यूशन से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू गाइज द काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो अब डेफिनेटली जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैं तुमको एक बात बोलती हूँ कि हम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो पहला बेसिस, व्हाट वी आर डूइंग, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे वी हैव टू कैटेगरीज। दोनों के नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब तुम्हें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और मुझे समझाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज नेचुरल पॉल्यूशन, second is anthropogenic pollution. What is the meaning of anthropogenic? बहुत बार पूछ चुकी हूँ मैं पहले भी। What is the meaning of anthropogenic? बताओ मुझे फटाफट। जानवी, प्राची, भूमिका। क्या फोन रख के साइड चले गए हो तीनों? जल्दी से मुझे बताओ। नेचुरल मैं बताती हूँ जब तक। इट इज कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना, एब्सोल्युटली करेक्ट भूमिका। मैन मेड, ठीक है, मैन मेड पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वी कैन से वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। So I can see right here, caused by human activities.
नेचुरल क्या है? कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना, दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। More than 99.9% of atmospheric pollution होता है, that is natural type of pollution. For example, volcanoes हो गए, वो भी तो pollution ही है, gases निकलती हैं, landslides हो गए, forest fire हो गए, these are the massive pollution caused by nature. UV rays of course, ठीक है, etc. एंड एंथ्रोपोजेनिक यानी हमारा मैग्नीट्यूड इज क्वाइट लेस, ठीक है, कि बहुत कम पॉल्यूशन है जो हम कॉज करते हैं, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। फॉर एग्जांपल नॉइज, अब हमने इंक्रीज कर दिया ऑफ कोर्स, ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, वो सब हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया, स्मोकिंग हो गया, एक्सेट्रा, वी हैव अ ह्यूज लिस्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ classification of pollution, that is natural and anthropogenic. Now the second type is on the basis of type of or the part of environment involved, on the basis of part of environment involved. हम बेसिकली ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, कैसे इन्वायरमेंट के पार्ट क्या है? एयर, वाटर, सॉइल। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, और यही तीन कैटेगरीज में हम अक्सर पढ़ते हैं। सॉइल के बारे में तो हमने पिछली क्लास में चैप्टर में बात कर ली है। सो एयर पोल्यूशन, water pollution and soil pollution, ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोनों लोगों को? यस और नो? इसमें क्या होगा? पॉल्यूटेंट इन एयर, पॉल्यूटेंट इन वाटर, पॉल्यूटेंट इन सॉइल। जैसे एयर की अगर मैं बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, स्मोक हो गया, आजकल तुम हवा में देखो कितना पॉल्यूशन है ना, इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा है। वाटर में मान लो सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना डालते हैं हम, so these all are water pollution. Soil में तो हमारे सारे एग्रोकेमिकल वेस्ट ही ज्यादा होता है, या पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड जो भी हम डालते हैं, तो एग्रोकेमिकल वेस्ट ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। सो ये सेकंड कैटेगरी हो गया। अब हम बात करेंगे वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, just give me a second. The second type, the third type of basis is on the basis of emission, ठीक है, कि जो सोर्स बेसिकली कि सोर्स कैसा है, जहां से वो पॉल्यूशन आ रहा है, सो उसके बेसिस पे वी हैव मेजर थ्री basis of this: point source pollution, point source pollution, ठीक है, second known point source pollution, and the third type is area source pollution, area source pollution, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये भी। व्हाट इज पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है कि जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ना, दैट इज अ पॉइंट सोर्स या डेफिनेट सोर्स, ठीक है। सो आई कैन से पोल्यूशन इज emitting आउट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, तो emission फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, emission from a single source, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप, नॉन पॉइंट सोर्स, पॉइंट और नॉन पॉइंट। नॉन पॉइंट यानी emission is happening from a large area, ठीक है, so pollution is emitted from a large area, कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, कि बहुत बड़े एरिया से आ रहा है। एरिया सोर्स यानी कि पूरी और ज्यादा लार्जर एरिया है, हर जगह से पॉल्यूशन, माइनिंग एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गया, ठीक है, वहां तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में पूरा का पूरा सोर्स, वही पूरा एरिया पॉल्यूशन सोर्स है, ठीक है। सो होल एरिया इज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, होल एरिया इज सोर्स ऑफ pollution, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स
or the classifications of pollution. So abhi we are done with what? We are done with kind of pollution. ठीक है? नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे. पॉल्यूशन के टाइप हमने 3 बेसिस पढ़े. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट. ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. वेलकम बैक जानवी. यस मैम, एक्चुअली अभी हॉटस्पॉट मिला. कोई नहीं, ठीक है. अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट की. ठीक है? इसमें भी हम लोग पहले कैटेगरी देखेंगे. ठीक है? फर्स्ट कैटेगरी हमारी होगी, फर्स्ट कैटेगरी यानी नेचुरल डिस्पोजल के बेसिस पे. नेचुरल डिस्पोजल कि वो डिस्पोज कर सकते हैं हम उनको नेचुरली या नहीं, ये तुमको पता है, ये तुम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. ऐसे पॉल्यूटेंट जो डिग्रेड हो सकते हैं और जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड ऑफ कोर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. ठीक है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नाम से हमें पता चल रहा है जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, हमें पता है वो बायोडिग्रेडेबल है. यानी we can or they are decomposable waste, we can say that, right? कि microbial action हो सकता है उनपे, रेडिएशन हो सकता है उनपे, और उनको सिंपल इजी फर्टाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट यानी डोमेस्टिक वेस्ट. उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें, we have a huge list here. यहाँ तो बहुत सारा है. तुम्हारे जितने भी ये कोक की केन होती है, एल्यूमिनियम केन्स हम लोग रखते हैं, या मर्करी सॉल्ट्स हमारे पास जितने भी होते हैं, डीडीटी हो गया, various kind of chemicals we are using in the fields as well. So we have a very huge list here. बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम केन, हाँ रिसाइकल कर सकते हैं हम इनको, बट बायोडिग्रेड तो हम नहीं कर सकते. ठीक है? प्लास्टिक्स, टिन कंटेनर एक्सेट्रा. ठीक है? तो ये सारे के सारे हैं जो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिस्पोजल. नाउ द सेकंड वन, व्हाट इज द सेकंड वन? दैट इज बेसिकली their existence in nature, I can say कि either they are present naturally or they become pollutant later on, कि वो है ही, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस क्या है कि वो हमेशा से पॉल्यूटेंट ही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, दिस इज सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कोई स्लाइड अगर कॉपी नहीं करी है, वापसी लेना हो तो मुझे बता देना. ठीक है? सो वी हैव 2 बेसिस हियर, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स. ठीक है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की. व्हाट आर क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स? सो दीज पॉल्यूटेंट्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. ठीक है? बट दे आर पास्ड इनटू इट थ्रू आवर एक्टिविटीज. सो ये हो गया क्वालिटेटिव. जैसे डीडीटी हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, तो ये थे नहीं नेचर में, नेचुरली दे आर नॉट पॉल्यूटेंट्स. ठीक है? बट हमने उनको नेचर में डाल दिया जबरदस्ती. सो दे आर नॉट, दीज पॉल्यूटेंट्स आर, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं क्योंकि पीछे वाला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था नाम. These pollutants are not normally present. एक सेकेंड यार. So these are not normally present. Okay, and they are added by human activities. Added by human activities. जितने भी तुम्हारा एग्रोकेमिकल वेस्ट होता है सारा इस कैटेगरी में आ जाता है. सो व्हाट आर क्वांटिटेटिव, यानी दे बिकम पॉल्यूटेंट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद. ठीक है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद कि अब जाके ये पॉल्यूटेंट हो जाएंगे. लाइक CO2 is normally present, CO is also normally present, nitrogen oxides are also present in nature in optimum quantity.
but they are not pollutant, but beyond the limit. Beyond the limit, definitely CO, CO2, everything is we are going to consider them as a pollutant only. ठीक है? So quantitative pollutants यानी they become pollutant ठीक है? So they become pollutant only when their concentration ठीक है, reaches beyond a critical value, beyond a critical value. ठीक है? So that is quantitative. Is it clear? Quantitative and qualitative समझ में आया तीनों लोगों को? Yes or no? Yes, ma'am. All right. Bhumika, Prachi? Okay. Now the third basis of classification of pollutants. ये भी तुमने सुना होगा. बहुत easy है. Primary pollutants. बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं ये, बट इम्पोर्टेंट है. तुमसे पूछ लिया जाता है तो हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है. ठीक है? सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि मतलब कोई डेफिनेट सोर्स है इनका, क्या है, कोई डेफिनेट सोर्स है. प्राइमरी यानी बेसिक, सीधा उसी फॉर्म में निकल रहा है. लेकिन सेकेंडरी वाले क्या होते हैं, प्राइमरी वाले आपस में रिएक्ट करके एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहे हैं. ठीक है? जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में हो गए तुम्हारे कुछ भी, बहुत सारे हो गए, डीडीटी हो गया, कार्बन हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स. ठीक है? सब के सब तुम्हारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कि वो एज इट इज अपने फॉर्म में पॉल्यूटेंट कंसीडर किए जाएंगे. सो दे आर एमिटेड डायरेक्टली इन द एनवायरमेंट, from we can say some definite source, from definite source, है ना. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो बेसिकली आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट. अभी मैंने बताया, सो दे आर फॉर्म्ड बाय reactions of primary pollutant. जैसे हो गया तुम्हारा पैन O3. ठीक है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. तो बेसिकली नाइट्रोजन और ओजोन के सबके कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके पॉल्यूटेंट कॉज करते हैं. सो हियर वी आर डन विद द बेसिक क्लासिफिकेशन, दैट इज काइंड ऑफ पॉल्यूशन एंड काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स. तीनों के हमने तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं. सारी टर्म्स अच्छे से याद कर लेना. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है? Now we are going to discuss about the air pollution and its control, the first major topic of this chapter. ठीक है? So what is air pollution? अगर हम define करें, so it is the presence or occurrence of any material or gas in the air. ठीक है? जिसकी concentration now is harmful for us, for our vegetation, for our environment and other factors as well. ठीक है? तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास. C. So air pollution can be defined as the presence of toxic chemicals or compounds. ठीक है? Presence of toxic chemicals and compounds in the air at a level that pose a health risk. थोड़ा बहुत तो हमेशा प्रेजेंट होता है ना, बिल्कुल प्योर तो नहीं हो सकता. ठीक है? तो हेल्थ रिस्क हो रहा है. तो अभी तुम्हारी बुक में सारी टर्म्स मेंशन है. प्राइमरी, यहीं पे तुम्हारा एनसीईआरटी में प्राइमरी एंड और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बताया हुआ है. ठीक है? और तुम्हारा एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल पॉल्यूटेंट के बारे में भी बताया हुआ है. ठीक है? सबसे कॉमन एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं हमारे, उनके बारे में हम बात करेंगे. धीरे धीरे हम कॉजेस के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्टली हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ दीज on living organisms. Effect of air pollution on living organisms. क्या क्या इफेक्ट इनका होता है. ठीक है? अब हम बात करनी है हमें इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन. ठीक है? तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए. जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको मेजर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्टली गैसियस मटेरियल है बहुत सारे. हवा में ऐसे बहुत सारे गैसियस मटेरियल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे कॉमन गैसियस पॉल्यूटेंट्स. ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं. जैसे इस टाइम पे जो हवा में पॉल्यूशन है, सबके गले खराब है. अभी
अपने आसपास तुम देखोगे हर दूसरे आदमी का गला खराब है, ठीक है, तो दैट इज नॉट गैशियस मटेरियल, दैट इज द पर्टिकुलर मैटर जो हवा में इस टाइम पे है और हम सबको इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। ओके, सो एक एक करके हम शुरू करेंगे। सी, ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑन एयर फॉर रेस्पिरेशन बिल्कुल है, पॉल्यूटेंट आ जाता है तो क्या हो जाते हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स पे अगर हम बात करें, सो व्हाट हैपेंस, एयर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स, दे रिड्यूसेस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, उनकी यील्ड को खराब करता है, एंड प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स ऑफ कोर्स। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, पहली चीज, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है और कितना लंबा ड्यूरेशन के लिए हम एक्सपोजर में उसके हैं, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे हमने ईटीएस के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज ईटीएस, बताओ, ईटीएस बताओ फुल फॉर्म, जल्दी से बताओ भाई, जानवी, भूमिका, प्राची, ईटीएस की फुल फॉर्म है ना, पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हर जगह, ETS। राइट, है ना। तो जैसे अब सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हैं हम, इट इज अ पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ईटीएस को रोक देता है प्लांट्स में। अब ईटीएस रुक जाएगा तो यू नो वेरी वेल नाउ कि कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। ईटीएस का तो बहुत ही बड़ा रोल था। ओके, और भी हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे, जैसे स्पेसिफिकली मैं बात करूं अगर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वन ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट, वन ऑफ द मेजर। कैसे कैसे रिलीज होता है, कैसे हवा में कैसे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बता सकते हो? हम तो नहीं रिलीज करते रेस्पिरेशन में, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो इतना CO कहाँ से आ रहा है नेचर में, हवा में अभी, बताओ व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ CO? बड़ा ही जनरल नॉलेज वाला सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे प्रोड्यूस होता है मोनोऑक्साइड, केमिस्ट्री का पार्ट है वैसे भी, इनकम्प्लीट कंबशन से होता है, यस और नो? यस मैम। है ना, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? और फॉसिल फ्यूल बोल सकती हूँ मैं, इन ऑटोमोबाइल्स ऑफ कोर्स, इतना बड़ा मेजर सोर्स है हमारा, ठीक है, वहां से आता है। वाई इट इज सो डेंजरस? चलो एक और क्वेश्चन, 11th क्लास में पढ़ाया मैंने, अभी हो गया तुम्हारा रिवीजन। इतना बड़ा मेजर रिस्क क्यों है CO हमारे लिए, मतलब इसको हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वाई? जल्दी से मैम कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मेरी एंड पे लैगिंग आ रहा है। ओके प्राची, तुम दो आंसर, फिर मैं रिपीट भी करती हूँ। मैम क्योंकि हमारे ब्लड में जो एफिनिटी होती है CO से जुड़ने की, वो 200 टाइम ज्यादा होती है O2 से, तो वो हमारे ब्लड में अगर आएगी तो वो हार्मफुल होता है और हम मर सकते हैं। ओके, और CO और CO2 की एफिनिटी में या उनकी बॉन्ड में क्या फर्क होता है? CO का ज्यादा एफिनिटी होता है और CO2 का कम एफिनिटी होता है। रिवर्सिबल बॉन्ड नहीं बताया था? हाँ, CO का इरिवर्सिबल होता है, लेकिन O2 का रिवर्सिबल होता है बिल्कुल, और CO2 का भी एक एक्सटेंट तक रिवर्सिबल होता है। ठीक है। तो अब CO क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसकी एफिनिटी जैसे प्राची ने बोला भी 200 टाइम ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली वो भी है और ये भी है, तो ये कनेक्ट होगा जाके हीमोग्लोबिन मैम के पहले साथ। वाला क्वेश्चन क्या था, आपने रिपीट नहीं किया। यही लेकिन क्वेश्चन बच्चे यही था कि CO कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, व्हाई वी कांट कार्बन अफोर्ड। मोनोऑक्साइड बना दे, क्योंकि ये फिर ब्लॉक कर देता है ना, ऑक्सीजन हाँ कैरी नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन, तो सफोकेशन एंड देन डेथ। बिल्कुल, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। अब जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमने पढ़ा था, वो कम हीमोग्लोबिन हो की जाती है ना। अब जिसकी वजह से गिड्डीनेस हो जाएगी, तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, लोडिंग नहीं हो Then, पाएगा बिल्कुल, हीमोग्लोबिन पे, ठीक है, O2 का तो उससे लोडिंग CO2 को ट्रांसफर। हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। उसके बाद दूसरा मेजर पॉल्यूटेंट हमारा होता है SO2। इनके इफेक्ट्स हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। SO2 में एक तो मैंने तुमको बता दिया कि ETS को रोक देता है, ये मैम क्लोरोसिस में भी तो होता है ना इसका पार्ट, राइट, वहां भी ETS रुक हमने जाता है बहुत तो पढ़ा था, येलो हो जाता है। राइट। प्लांट डिजीजेस में हमने बहुत पढ़ा था, एसिड रेन, ऑफ कोर्स इट कॉजेज एसिड रेन्स, ठीक है। SO2 का हमारी आईज पे बहुत इरिटेशन होता है इसकी वजह से,
और भी बहुत सारे, मतलब SO2 के तो बहुत ही इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी, इट कॉजेज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा जाता है, ताजमहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है SO2 और ताजमहल और एयर पोल्यूशन। येलो मार्बल हो जाता है, मार्बल येलोइश हो राइट, गया है बिकॉज ऑफ SO2, क्योंकि वहां पे जो ऑयल फैक्ट्री थी उसके वजह से जो वहां पे SO2 रिलीज होता है तो उससे मार्बलिंग ऑफ येलो मार्बल हो गया है, तो वो फैक्ट्री वेरी बंद हो गुड, गई है। ठीक है। सो येलोइंग ऑफ ताजमहल इसका बहुत ही लाइव और बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स ताजमहल इज द ब्यूटी, है ना, तो ब्यूटी को खराब कर दिया है हमने SO2 की वजह से, ठीक है। एक और हमारा, जैसे हमारे अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वो हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अफेक्ट करते हैं, तो दीज आर मेजर, बट CO और SO2 तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलो, हमने एयर पोल्यूशन शुरू किया है, हमने मेजर पॉल्यूटेंट्स की बात करी है। मेजर कॉजेज अगर तुमसे पूछे जाए एयर पोल्यूशन के, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, और इनकम्प्लीट कंबशन तो बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन का। सो नाउ पर्टिकुलेट मैटर, फिल्ट्रेशन एंड हैजार्ड, ठीक है। व्हाट अ पार्टिकुलेट मैटर, ये मैंने गैशियस बताया तुमको, मैंने बोला ना कि एयर पॉल्यूटेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो गैशियस मटेरियल, नाइट्रोजन कंपाउंड की कंपाउंड्स, SO2, CO, सब हमारे गैशियस हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। बहुत सारा एयर में इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, ऑटोमोबाइल, ड्रिलिंग, क्रशिंग, ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे नेचर में पर्टिकुलर मैटर इकट्ठा हो जाता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। So, see, release of particulate or gaseous air pollutant with harmless gases such as nitrogen oxidation. So, filtration of pollutants from harmless gases is must before releasing into the atmosphere. Of course, it is important, है ना, कि harmless gases हैं, उसमें particulate matter है, तो हम harmless gases को तो release कर रहे हैं, but the least we could do is the filter out, because ऐसा नहीं है कि वो particulate matter है तो वो हमारे को हार्मफुल इफेक्ट नहीं कॉज कर रहा है। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी स्मॉग इकट्ठा होने वाला है, ठीक है, तो उसमें स्मोक भी है, उसमें फ्यूम भी है, उसमें फॉग भी है। अब तो स्मोक वाला दिन शुरू हो गया है ना। एरोजोल्स, सी रिमूव्स, which removes over 99% matter in the exhaust from a thermal power plant. इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। पर इसके बारे में हम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात करने से पहले, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन पर्टिकुलेट मैटर। कुछ पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं। दो टर्म्स तुम यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलेट मैटर के केस में, पहले सेटलेबल, ठीक है, एंड द सस्पेंडेड। We divided particulate matter into these two categories on the basis of the particle size, ठीक है। So settlable यानी more than 10 micrometer, एक दिन में सेटल आउट हो जाते हैं, हमें नुकसान भी कम पहुंचाते हैं। सस्पेंडेड यानी हवा में हफ्ते तक, हफ्ता महीनों तक ये हवा में जैसे तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। So they are less than or equal to 10 micrometer. So these are particulate matter. सबसे one of the very common particulate matter is aerosol. What is aerosol, बता सकते हो मुझे? मैम ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्प्रेज वगैरह में, और ये ओजोन डिप्लीशन में भी वो करते हैं। बिल्कुल, जितने भी हम स्प्रे मारते हैं, वेपर केमिकल्स बोल सकते हो तुम। एरोजोल्स आर वेपर केमिकल्स, ठीक है। फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, वो सारे एरोजोल्स होते हैं। एरोप्लेन से, अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं, तो हमारे कहाँ कहाँ से निकलते हैं? एरोप्लेन से हमारे एरोजोल्स फ्यूम स्टोन के होते हैं, ठीक है। डिओड्रेंट, हमारे घर में भी कुछ होता है ऐसा, AC, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, ठीक है, यहाँ पे भी रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लोग फ्रीऑन हम उसको बोलते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली फॉग इज ऑल्सो एरोजोल। जो फॉग होता है दैट इज ऑल्सो एरोजोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट का एरोजोल होता है, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ, बेसिकली ये सब की वजह से क्या होता है, हवा में यही भर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, O2 डिप्लीशन हो जाता है। चलो, ये तो एरोजोल हो गया पहला पर्टिकुलेट मैटर। दूसरा पर्टिकुलेट मैटर स्मोक,
ठीक है। व्हाट इज स्मोक अगर डिफाइन करो, इट इज विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन। सिगरेट को स्मोक बोलते हैं, कार्बन ही तो है उसमें, जल रहा है, तुम धुआं धुआं दिखता है ना तुम्हें, स्मोक दिखता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना हाइड्रोकार्बन्स का, सो दैट इज विजिबल सस्पेंशन। सस्पेंशन अगेन तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सेल है ना, तो विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन इज स्मोक। कैसे आता है? बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑफ कोर्स वेरी कॉमन यूज। केमिस्ट्री बहुत जगह यूज होती है बायो में, ठीक है। या फ्लाई एशेस और स्मॉग ऑफ कोर्स। स्मोक अक्सर तुमसे पूछा जाता है, स्मोक किस किस का मिक्सचर होता है? स्मोक, केमिकल फ्यूम्स प्लस फॉग, ठीक है। दे ऑल कंबाइनिंगली कॉल्ड एज स्मोक। और स्मोक किसी भी तरीके का हो, हमारी बॉडी पे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है बता सकते हो? कौन सी टाइप की बीमारी कॉज करता है स्मोक, धुआं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स का इंफेक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ, MPI, राइट, एम्फाइसेमा, ठीक है। डस्ट एंड मिस्ट, जो लोग स्मोक करते हैं, फाइब्रियोसिस, फाइब्रोसिस, बिल्कुल सही बात है ना। ये सारी बीमारियां हमने लंग्स की पढ़ी, सब स्मोकिंग की वजह से होती है, चाहे डायरेक्ट स्मोकर हो चाहे नॉन डायरेक्ट। मोस्ट फाइब्रोसिस तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। राइट, वो ऑक्यूपेशनल है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉन डायरेक्ट स्मोकर नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर स्मोकिंग एज वेल इनडायरेक्टली, राइट। इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। डस्ट एंड मिस्ट, सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं? दे आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। मिस्ट में आ जाते हैं तुम्हारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तुम्हें जो भी याद आते हैं, सिड्रोसिस हो गया, एस्बेस्टोसिस पढ़ा था हमने, फाइब्रोसिस, राइट, न्यूमोकोनियोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, तो वो सब सब डस्ट एंड मिस्ट में आ जाता है, बिकॉज उसके कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से। जैसे बाइसिनोसिस, व्हाट इज बाइसिनोसिस, किसकी वजह से होता है? कॉटन डस्ट। कौन सा मैम, क्या नाम बोला आपने? दैट इज बाइसिनोसिस। एस्बेस्टोसिस तो बता दो, चलो ये तो बताया मैंने तुमको। ये तो फंगल शायद फूड डिजीज इस वजह से एस्बेस्टोस, वो वाला है। राइट, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। सिलिकोसिस, ऑक्यूपेशनल डिजीज है। सब ऑक्यूपेशनल है सारी, ठीक है। सिलिकोसिस उसके तो बाद ऑक्यूपेशनल है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑक्यूपेशनल राइट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इट लीड्स टू फिब्रोसिस। देन न्यूमोकोनियोसिस, कोल माइंस में जो काम करते हैं उनको हो जाता है ये, ठीक है। या मैग्नीज पॉइजनिंग, जितने भी वेल्डर्स होते हैं उनको मैग्नीज पॉइजनिंग हो जाती है, ये सब इस वजह से होती है, ये तो वेल्डर्स में होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे और भी हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पॉलन हो गए, लाइक मेरे लिए पॉलन इज अ वेरी एलर्जन, इट्स एन एलर्जन फॉर मी। स्पोर्स हो गए, सिस्ट हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। इन सबसे एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा, टीबी, लंग कैंसर, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंडीशंस हो जाती हैं। सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द effects of gaseous matter and effects of particulate matter as well. क्लियर है इतना? लिख लो इसको फटाफट से। ऑलराइट, सो अभी हमने बात कर लिया ये सब चीजें, तो अभी मेजर पोर्शन हो गया हमारा एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट हमें बात करनी है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, कि हम एयर पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक बात बताई थी, वी कैन फिल्टर देम, ठीक है। we can filter the pollutants from harmless gases, ठीक है, उनसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। बहुत सारे एयर एंड बहुत कॉमन मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। सो हियर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, ये कुछ आइडिया है? एनी आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? सबसे नीचे पहले लिखा तो हुआ है मैम इसके कि लिखा ये तो हुआ है, ठीक है, 90% याद रखना। पार्टिकल्स सबसे पहले इट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस, ठीक है। मैम आज हमारी छुट्टी जल्दी होगी क्या? क्यों, क्या हुआ?
सी सबसे पहली बात देखो, जो प्रेसिपिटेटर होता है ना, ये दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस, या ये याद रखना है हमें, क्योंकि 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर ये रिमूव कर देता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट। ठीक है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं लगभग यहाँ मैंडेटरी किया हुआ है हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज करना। ओके, कैसे करता है ये उसकी बात करते हैं हम। सी यू कैन सी दिस डायग्राम हेयर में इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। ठीक है, सो इसमें ना बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो जिसको हमने मेंटेन किया हुआ है 1000 वोल्ट्स, मतलब इतना ज्यादा हाई वोल्ट्स पे मेंटेन किया हुआ है, जो जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली दैट प्रोड्यूसेस अ कोरोना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, सी नेगेटिव चार्ज वायर एंड इट डिस्चार्जेस कोरोना, वो वायरस वाला कोरोना नहीं। अब सी है, अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इधर देखो, these electrons get attached to dust particle। इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किए, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इतनी ज्यादा वोल्ट पे चार्ज्ड हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स वो कोरोना रिलीज करती है, और वो कोरोना क्या हो जाता है डस्ट के साथ, क्योंकि डस्ट हमें हटाना है, हवा में डस्ट मिक्स हो रखा है, वो इलेक्ट्रॉन डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा, और हवा तो अपना बाहर निकल जाएगी, तो हवा प्योरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डस्ट के साथ अटैच होकर उनको नेगेटिव चार्ज कर देता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, डस्ट से चिपक गया, डस्ट नेगेटिव हो गया। और नीचे क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं, कलेक्टिंग प्लेट होती हैं। अब वो कलेक्टिंग प्लेट क्या होंगी, क्या करेंगी, सच में पता चल रहा है, अट्रैक्ट करेंगी नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, और बहुत ज्यादा हम लोग स्लो वेलोसिटी में इन प्लेट्स को में एयर को मूव कराते हैं ताकि डस्ट फॉल हो सके। बेसिकली तुम फ्री फॉल करा रहे हो डस्ट का, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि चार्ज नहीं था, अब उसमें चार्ज है तो वो फ्री फॉल हो जाएगा। देखो डर्टी एयर प्री फिल्टर, जितना बहुत मोटा मोटा है सब फिल्टर हो जाए तो और बढ़िया है ना। फिर आयनाइजिंग सेक्शन होता है यहाँ पे, जिसमें क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कर दिया हमने आयन से। देखो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रही है। उसके बाद हियर वी हैव कलेक्टिंग प्लेट, देखो ये साफ है, देखो नेगेटिव वाली है, देखो ये सब इकट्ठा हो गया इसमें। ठीक है, आफ्टर फिल्टर एक फर्दर फाइनल फिनिशिंग टच, और हमारी क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकल गई। आई बात समझ में, यस और नो? तीनों लोगों को क्लियर है? Yes, प्राची, प्राची हलवा खाने तो नहीं चली गई है अगले क्लास में? ऑल राइट, भूमिका भी है, चलो। तो ये तो हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्रेसिपिटेट की। फटाफट से ना स्क्रबर की बात भी कर लेते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप द क्लास। सी स्क्रबर, सो बेसिकली यहाँ पे स्क्रबर हम वहां पे यूज करते हैं जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे नॉट पर्टिकुलेट मैटर, जो हमारा प्रेसिपिटेट करा रहा है, जो नाम ही बता रहा है, तो प्रेसिपिटेटर वहां पे था जब पर्टिकुलेट मैटर था। यहाँ पे जो स्क्रबर की हम बात कर रहे हैं, ये वहां पे हो गया है जहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर इज नॉट रिमूव्ड एंड दिस एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम से सल्फर डाइऑक्साइड तुम पास कराओगे, वो वहां रिएक्ट कर जाएगी और क्लीन हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली इसमें स्क्रबिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड होता है अंदर में, सो उसको पास कराते हो स्लरी ऑफ वाटर, ये याद रखना, स्लरी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड लाइमस्टोन, बेसिकली लाइम की हम बात करते हैं, CO3 होता है, यस और नो? ये वो होता है, वो तो क्विक है ना, लाइम नहीं, वो तो स्लिप लाइम होता है। हाँ CaCO3 हाँ, जो होता है, अब क्या होगा, CO3। ये सल्फर कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना देगा। जो कैल्शियम सल्फेट तो ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, और आपका जो एयर है वो क्लीन होके पास हो जाता है। सिंपल, आई बात समझ में, यस और नो? बस यस खत्म हो मैम। गया है ना, इजी है, दोनों चीजें काफी इजी है ये तो। ओह मैंने पीछे कर दिया। सी उसके बाद ना एक दो चीजें और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लेस इन डायमीटर कॉजेज ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज हमारी बॉडी में इजीली वो मूव कर जाता है। ठीक है, उसके बाद सो दिस इज इट हेयर। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलेट मैटर हजार्ड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करेंगे, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ
मतलब ऑटोमोबाइल्स तो है ही, उन्हीं की वजह से इनकम्प्लीट कंबर्शन हो रहा है, उसकी वजह से गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है, और उनके कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। आजकल हमने ना बहुत सारे कैटलिस्ट यूज करना शुरू कर दिया ऑटोमोबाइल्स में, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम के कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, ठीक है। एंड फिर नॉइस पोल्यूशन, डेफिनेटली नॉइस भी तो एयर में ही कॉज कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल्स एंड नॉइस पोल्यूशन, ये दो चीजें हमारी रह गई। काफी कुछ हमने आज पढ़ लिया है, सो जस्ट रीड इट, जब खाली टाइम मिले थोड़ा सा रीड कर लेना इसको, ठीक है। एनी डाउट सो फार? देखो कितना सारा किया हमने आज, क्लियर है? प्राची, भूमिका, जानवी, ऑल राइट। अगली क्लास में फिर हम लोग ऑटोमोबाइल शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, चलो।